स्वागत करता हूं आप सभी को बच्चों। अ वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, खटाखट तरीके से स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बार फिर से अपने सेशन को। जैसा कि साथियों आप जानते हैं दोपहर के 12 बजे प्रतिदिन यहां पर हम लोग कॉमन पेपर्स कराते हैं किसके, बीपीएससी टीआरई 3 का। तो एक बार सब लोग फिर से मेरे साथ जुड़ जाएंगे, होने वाला है एक बेहतरीन सेशन। अपने अपने स्तर से सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे। आइए देखते हैं बच्चों, टीआरई एग्जाम की जो है हम जो है तैयारी करवाते हैं और उससे संबंधित किसी भी प्रकार का सूचना, नोट्स, पीडीएफ सभी इस टेलीग्राम चैनल पर आता है। और उसके लिए हमारा जो ये नंबर है आप इससे जुड़ जाइए, किसी भी तरह की क्वेरीज है। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो बच्चों चलिए फटाफट तरीके से इसका आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर पहला है, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन क्यों होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी का घूर्णन के कारण, परिक्रमण के कारण, या पृथ्वी का अक्ष के झुकाव के समतल की ओर झुका होना, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बच्चों क्या पूछा यहां पर? मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन। मौसम परिवर्तन का कारण क्या? आइए देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण तो आप जानते ही जानते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? तो इसके कारण क्या होता है? दिन और रात की घटना होती है, ठीक है ना। परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? तो वर्ष का क्या होता है? वर्ष का निर्धारण होता है, वर्ष का निर्धारण होता है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी के झुकाव के कारण जिधर पृथ्वी झुकी हुई है वहां पर क्या होगा? मौसम गर्म होता है, दूर जाने पर मौसम जो है ठंडा हो जाता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। यस स्वागत है सभी का। अगला प्रश्न है, लघु ज्वार भाटा, ठीक है ना। लघु ज्वार भाटा नीब जिसे कहते पैदा होता है अर्धचंद्र के समय, दिन के समय, एक महीने में एक बार, एक सप्ताह में 2 बार, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? बताइए इसको हम लोग क्या कहते हैं? नीब कहते हैं, लघु ज्वार कहते हैं, ठीक है। बताइएगा। वैसे अगर हम ज्वार की बात करें, ठीक है, अगर हम ज्वार की बात करें तो ज्वार क्यों आता है, टाइड क्यों आता है? तो याद रखना क्या, सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? बताइएगा। अर्धचंद्र के समय। अर्धचंद्र के समय कौन सी तिथि होती है? तो इस समय जो तिथि होती है बच्चों, या तो यहां पर सप्तमी होगी, और या तो यहां पर क्या होगी? अष्टमी होगी, ठीक है। या तो सप्तमी होगी, या तो यहां पे अष्टमी होगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं होता क्या है। बेसिकली आप देखें यहां पर अगर आप देखेंगे कुछ इस तरह से यूं, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए भैया कि पृथ्वी कहां है, तो पृथ्वी है यहां पे, यहां पे पृथ्वी है, ठीक है। अब चंद्रमा की 4 स्थिति होती है, कौन कौन सी? देखो चंद्रमा की एक स्थिति है यहां पे जब चांद आधा दिखता है, चंद्रमा की एक स्थिति होती है यहां पर जब चांद आधा दिखता है, ठीक है। ये चंद्रमा की एक स्थिति यहां होती है जब चांद पूरा दिखता है, ठीक। चंद्रमा की एक स्थिति यहां होती है जब चांद बिल्कुल नहीं दिखता है चंद्रमा, ठीक है, इस तरह से। और आप जानते हैं कि इधर कौन होते हैं? तो इधर हैं कौन? सूर्य भगवान है इधर, ये, ठीक, ये। अब आप जानते हैं साथियों कि ये कौन कौन सी तिथि है। अगर आप तिथि देखेंगे इधर वाली, ठीक है, तो ये तिथि कौन सी है और ये तिथि कौन सी है? याद रखना बच्चों, इस तिथि का नाम क्या है? तो यह है कौन सी? इस तिथि को हम अमावस्या कहते हैं। और ये तिथि कौन सी है? इसको हम पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। अच्छा यहां पर आप देखेंगे यहां पर कौन सा? तो यहां हमको आधा चांद दिखाई देता है, ठीक है। यहां पर कौन चांद दिखाई देता है? आधा चांद। और जब आधा चांद दिखाई देता है उस दिन कौन सी तिथि होती है? तो उस दिन बच्चों क्या सप्तमी या अष्टमी होती है, ठीक है ना। तो यहां पर जो तिथि होगी इस वाले में वो क्या होगा? या तो सप्तमी है या तो अष्टमी है, सेम एज या तो सप्तमी है या तो अष्टमी है। और इस दिन जो पृथ्वी का जल होता है वो कम उठता है, अर्थात इसे हम लोग क्या कहते हैं? सप्तमी या अष्टमी कहते हैं।
ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो यहां पर देखेंगे बच्चों, अच्छा इस दिन क्या आता है, इस दिन भी दीर्घ ज्वार आएगा, और इस दिन भी क्या आएगा, दीर्घ ज्वार आएगा, ठीक है ना। और इस दिन नीप आता है, माने लघु ज्वार आता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। राम सर जी प्रणाम, आपको बहुत दिनों बाद देख रहे हैं, आप बेस्ट टीचर हो सर जी। डेविल, अच्छा स्वागत है भाई डेविल, थैंक यू। अगला प्रश्न बताएंगे, इसका उत्तर आपने दे दिया। अगला प्रश्न बताएंगे तीसरा, दूसरा हो गया क्या, दूसरा हो गया, तीसरा बताइए। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, नेपाल तथा भारत, और आपको बताना है कि नेपाल तथा चीन। बताइए डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है, आंसर करेंगे। डूरंड रेखा आप जानते हैं साथियों कि यह कब खींची गई थी, तो यह 1897 में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, लेकिन मैंने बताया 1947 में पाकिस्तान का जन्म हो जाता है, जिसके कारण यह वर्तमान में किसके किसके बीच है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है बच्चों, मैक्सिको की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, पर्सियन की खाड़ी, हरमुज का जल, डमरू मध्य, या इनमें से कोई नहीं। बताइए यस, खटाखट आंसर करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है, यह मैक्सिको की खाड़ी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गल्फ कहते हैं, ठीक है ना। तो यह क्या है, यह है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो कहां पर है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, राइट। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य कौन सा है, यस आंसर करेंगे और बताएंगे। भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य तमिलनाडु है, बिहार है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। यस बताइए। इसमें से बताना है, वैसे तो गुजरात है, आपने देखा, ठीक है ना। सबसे बड़ी अगर देखेंगे समुद्री रेखा वाला राज्य, तो वहां पर क्या आपने पढ़ा है कि गुजरात लगभग 1600 किलोमीटर तक बनाता है, राइट। हाँ वैसे गुजरात है बिल्कुल से बेटा, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। वहीं अगर सबसे छोटा रेखा सीमा रेखा बताता कि कौन बनाता है, तो गोवा हो जाएगा, राइट। बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है बच्चों, या हरिकेन कहा जाता है, या अवनमन कहा जाता है, या फिर टॉर्नेडो कहा जाता है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा। यस सभी लोग आंसर करेंगे, बताइए। वैसे अगर हम लोग टाइफून की बात करें, तो टाइफून कहां पाया जाता है बच्चों, तो यह आपका चीन में पाया जाता है, और कहां पर, तो जापान में, ठीक है ना। चीन और जापान में आता है। हरिकेन कहां आता है बच्चों, तो हरिकेन आता है आपका जो है मैक्सिको की, क्या मैक्सिको की जो खाड़ी है वहां पर आता है आसपास, और इसका सही जवाब अवनमन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और टॉर्नेडो कहां पर आता है, तो यह पूर्वी पूर्वी जो है प्रशांत में, प्रशांत महासागर के आसपास पाया जाता है टॉर्नेडो, ठीक है ना। पूर्वी प्रशांत महासागर के आसपास पाया जाता है। एक और बहुत ज्यादा पूछता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात। तो चक्रवात कहाँ आता है, समुद्री तूफान, तो यहाँ इंडियन ओशियन बोले तो हिंद महासागर में आता है। कहां पर आता है बच्चों, तो हिंद महासागर में आता है। क्लियर। तो सभी लोग आंसर कर रहे हैं फटाफट, और बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न का, भारत के शुष्कतम स्थान का नाम बताएं, जयपुर, पुणे, जैसलमेर, बीकानेर, इनमें से कोई नहीं। ये जो 7वां प्रश्न है आपको बताना है। सेशन को सभी लोग लाइक करके और आगे बढ़ते रहेंगे। भारत का जो शुष्कतम पदा जो है स्थान है
भारत का जो शुष्कम स्थान है वो कौन सा है? जैसलमेर है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे शुष्क या ड्राई क्या माना जाता है? वो है लेह। और लेह के बाद अगर पूछेगा वो स्थान कौन सा है तो वो हो जाता है आपका जैसलमेर। राइट, कहां पर? तो राजस्थान में। कहां बच्चों? राजस्थान का यह जिला है। कौन सी नदी अरब सागर से निकलती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कावेरी है, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा? बताओ, या फिर इनमें से कोई नहीं? हिंदी टीजीटी का बैच चाहिए था सर सचिन यादव, तो आप जाकर जो है हमारा टारगेट ऑन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए बच्चा, और वहां से आपको सारे के सारे जो भी बैच आपको चाहिए वो मिल जाएगा, या दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं सचिन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डायनेमिक हो जाएगा, ठीक है ना। और नर्मदा नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है, और नासिर बरकी इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो 13-12 किलोमीटर है, ठीक है ना। लिखेंगे कि यह क्या बच्चों? यह भ्रंश घाटी में, क्या भ्रंश घाटी में भ्रंश घाटी में गिरने वाली जो है सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कौन सी? भ्रंश घाटी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा है। राइट, आइए आगे चलते हैं। भारत में उत्खात भूमि स्थलाकृति का उदाहरण है गंगा, द्रोणी, नर्मदा घाटी, चुंबा घाटी या फिर राजस्थान, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत में उत्खात भूमि का स्थलाकृति उदाहरण यह है चंबा घाटी, या इसको हम लोग कई बार चुंबा घाटी भी कहते हैं। सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत भारत में क्या है? कुआं और नलकूप, तालाब, नहरें या फिर ऊपरी टाकियां? आंसर करेंगे। यस, आइए चलते हैं। तो भारत में आप जानते हैं सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो कुएं और नलकूप। लगभग इससे भारत में सिंचाई 57% होती है, ठीक है। और इससे कितनी? तो इससे 32% सिंचाई होती है, और इससे लगभग 6% सिंचाई होती है। अगला प्रश्न, पिंडित लावा के अपक्षयन से कौन सी मृदा बनती है? लाल, मखरेला, जलोढ़, काली या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे। पिंडित लावा के अपक्षयन से, जब ये जो लावा होता है, ये लावा होता है जब बच्चों ये धरातल पर आता है, ठीक है ना, तो ये जो सबसे पहले वहां पर क्या आप जानते हैं आग्नेय चट्टान बनती है, और लावा से जो निकलता है धीरे धीरे छोटे छोटे रूप में, उससे कौन सी मिट्टी बनती है? तो ब्लैक सॉइल बनती है, काली मिट्टी बनती है, जिसे हम लोग कई नामों से क्या बोलते हैं? इसे काली कपासी मिट्टी बोलते हैं, इसे जो है सबसे महीन मिट्टी बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं, और इस काली मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम भी कहते हैं। सेशन को सभी लोग लाइक करते रहेंगे। आगे चलेंगे। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं? बताइए। यस, भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य, सभी लोग आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहां पर? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट हो जाएगा। कौन कौन से हैं? गुजरात है, ठीक है ना, गुजरात, राजस्थान, ठीक है ना, महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, इस तरह से आता है इसका क्रम। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है भारत की नर्मदा घाटी, दक्षिण कैलिफोर्निया के डेथ वैली, जॉर्डन नदी की घाटी या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के स्पेंसर की खाड़ी? क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर करेंगे बच्चों, और बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यस, आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? जॉर्डन नदी घाटी, ठीक है ना। कहां? जॉर्डन नदी घाटी, जो कि आप जानते हैं कि यह लगभग 5000 किलोमीटर में फैली हुई घाटी है, और यह विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी हो जाती है, ठीक है ना।
आप जानते हैं जो जॉर्डन घाटी से प्रारंभ होकर और लाल सागर घाटी तक प्रवाहित होती है। जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं? उस ज्वालामुखी शंकु या फिर कॉल्डेरा, ज्वालामुखी गर्म, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बताना न साथियों आप क्या कहते हैं। याद रखना बच्चों, यहां पर आपने देखना कि यह क्या हो जाता है, इस तरह की तमाम परतें हो जाती हैं, इस तरह की तमाम परतें हो जाती हैं, और इन परतों के बीच में बहुत सारा क्या है, यहाँ पर मैग्मा भरा पड़ा है। यही मैग्मा निकल कर जब ऊपर आता है, यही मैग्मा निकलकर जब ऊपर आता है यहां से, और जब ये यहां से निकलता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग लावा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे लावा कहते हैं। जो ये दिख रहा है हमारा ज्वालामुखी का आकार, इसे क्या कहते हैं? इसे शंकु कहते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, इस मुख को जहां से निकलता है इसे हम क्या? क्रेटर कहते हैं। और यही क्रेटर का जब आकार क्या है कि बड़ा हो जाता है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कॉल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कॉल्डेरा कहते हैं। राइट। आइए अगला प्रश्न। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है अधिकेंद्र पर, उद्गम केंद्र पर, केंद्र पर, उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए बताइए। तो भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव कहां होता है बच्चों? तो यह होता है अधिकेंद्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग एपिसेंटर कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां से जैसे ही चलते हैं, जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, इसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा का डेल्टा निम्न से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? पंजीपंछा, ज्वारनद मुख, चापाकार, रोंडित, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। यस, आंसर करेंगे। गंगा का जो डेल्टा है वो किस प्रकार का बनता है बच्चों? तो वह बनता है क्या? चापाकार डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी। ज्वारनद मुख डेल्टा किसका बनता है बच्चों? तो यह बनता है, आप जानते हैं क्या? नर्मदा का, और किसका? ताप्ती नदी का बहता है। और अगर हम लोग इसको देखें तो यह किसका बनता है? तो यह मिसिसिपी, क्या? मिसिसिपी मिसौरी नदी का बनता है, पंछी के आकार का। भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई कितनी होती है? 17 से 18, 17 से 21, 17 से 25, या 17 से 29। बताइएगा। यस, भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं क्षोभ सीमा। तो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर क्षोभ सीमा की लंबाई कितनी होती है बच्चों? तो क्षोभ सीमा की लंबाई जो होती है वो 17 से क्या? 18 किलोमीटर होती है। राइट। अगला प्रश्न बताओ खटाखट। ठोस स्थलीय धरातल में ऊष्मा संचार का एकमात्र साधन निम्न में से कौन सा है? बताइए। तो क्या हो जाएगा? उसे हम लोग क्या? कन्वेक्शन कहते हैं, क्या? चालन कहते हैं, क्या? चालन हो जाएगा। राइट। कंडक्शन माने चालन। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। भारत का कौन सा पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रथम पत्तन है? मरमागुआ गांव है, या फिर कोचीन है, बंबई है, उपरोक्त में से कोई नहीं आपको बताना है। यस, आंसर करेंगे और बताएंगे इसका सही। भारत के बहुत सारे पत्तन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। तो बंदरगाह वो जो वहां पर लोहे अयस्क का निर्यात करता है वो क्या है? मरमागांव। बेसिकली यह है कहां पर? यह गोवा में है। कोचीन आप जानते हैं यह केरल में है, ठीक है ना? केरल में है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कोचीन बंदरगाह क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी कहा जाता है। बंबई में तो है ही। राइट। हाँ बिल्कुल से संगीता, ये फर्स्ट पेपर के लिए भी है और सेकंड पेपर के लिए भी कॉमन चल रहा है जीएस का। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? कावेरी, गोदावरी, गंगा, उपरोक्त सभी, कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। बताइए। यस। तो भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सा था? तो वहां पर के कावेरी नदी पर था, जिसका नाम है क्या? बताइए। उसका नाम है क्या? शिव शक्ति जल विद्युत परियोजना, ठीक है ना? और ये कहां पर? तो कर्नाटक में स्थापित किया गया। कर्नाटक में स्थापित किया गया। आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन है, चिनूक है।
या फॉन है, या आपको बताना है मृतस्थल है, या बोरा है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यस, अब देखो ये चिकनू नहीं है, चिनकू नहीं है, ये चीनूक है, ठीक है ना। ये क्या है? चीनूक है। ये कहां पर चलती है? तो यह आपका उत्तरी अमेरिका यूएसए के आसपास चलती है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मृस्टल कहां चलती है? तो मृस्टल बेसिकली कहां? तो फ्रांस और स्पेन में चलने वाली लोकल विंड है। और बोरा कहां पर? तो ये चलती है आपका इटली में और यूगोस्लाविया में चलती है, राइट। लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम बुर्जिल है, बारमूला है, जोजिला है, शिपकिला है? बताइए। लघु हिमालय में स्थित दर्रा, दर्रा क्या होता है साथियों, आप जानते हैं क्या? दर्रा क्या है कि दो पर्वतों के बीच, क्या दो पर्वतों के बीच जो नदी द्वारा बनाया गया प्राकृतिक रास्ता है, जहां से कोई भी नदी प्रवाहित होती रहती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो लघु हिमालय में स्थित जो दर्रा है उसका नाम क्या है? बारामूला दर्रा। क्या है बच्चों? बारामूला दर्रा हो जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 का। आइए आगे चलते हैं। यस, भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से प्रसिद्ध है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक? बताइए। भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा, मसालों का घर कहा जाता है? तो वह है क्या? बताइएगा। केरल है। यहां पर कई चीजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है बच्चों। जैसे आप देखेंगे यहां पर सर्वाधिक उत्पादन किसका होगा? तो काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पर। और क्या है कि आपने सुना होगा क्या? रबर। हाँ, रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है यहीं पर कार्य जो है आपका केरल में ही, राइट। आइए आगे चलते हैं। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मालदीव है, लक्षद्वीप है, मेडागास्कर है, सुमात्रा है? इनमें से कोई नहीं। बताइए। यस, हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कहां कौन सा है? तो मेडागास्कर, जो कि अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। अफ्रीका के पूर्व में कितना? तो 590 वर्ग किलोमीटर है। 590 वर्ग किलोमीटर है। मेडागास्कर कहां पर है? तो अफ्रीका। आपने देखा होगा बच्चों इसको, इस तरह से आपने देखा होगा। तो यहां पर क्या है? ये है मेडागास्कर, ठीक है ना। ये क्या है? तो यही है क्या बच्चों? मेडागास्कर, जो अफ्रीका से टूटकर अभी अलग है, राइट। आइए आगे चलते हैं। सर मैथ का क्लास कब चलता है बच्चे? मैथ का क्लास आई थिंक शाम को चलता है 5 बजे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अति रूपांतरित इंटेंस मेटामॉर्फिक वह प्रक्रिया है जिसमें आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अवसादी चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण होता है, अग्नि शैलानों का अत्यधिक रूपांतरण होता है, रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण होता है। अति रूपांतरण आपने पढ़ा होगा, एक रूपांतरण कायाकल्प। रूपांतरण का मतलब होता है रूप परिवर्तित, रूप चेंज। तो रूपांतरण किससे होता है? अवसादी से होता है और आग्नेय से होता है रूपांतरण। लेकिन जब आपसे पूछे अति रूपांतरण, तो अति रूपांतरण क्या होगा? तो जब रूपांतरित शैल है, कायांतरित शैल है, जब वह भी किसी और में छोटे छोटे हिस्से में टूटती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अति रूपांतरण कहते हैं। तो रूपांतरित शैल का भी रूपांतरण हो जाना क्या कहलाता है? अति रूपांतरित कहलाता है, राइट। हाँ 6 बजे चलती है, बिल्कुल से पुनीत 6 बजे चलती है। यस 6 बजे मैथ चलती है, बीपीएससी की स्पेशल मैथ। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? एलिफेंटा, न्यूमोर, रामेश्वरम या लक्षद्वीप, या इनमें से एक से अधिक? बताइए। आंसर करेंगे। इनमें से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है? तो आपने नाम भी सुना होगा, काफी चर्चा में रहा है, रामेश्वरम। क्या? रामेश्वरम इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी सभी लोगों ने सही बताया है। यस, साक्षी हैं, रोशनी, प्रमोद, किरण, सत्यभान, डेविल, सभी का स्वागत। पवन ने भी आंसर किया है, पुनीत है, चलिए वेरी गुड, किरण है। अगले प्रश्न का उत्तर दो भाई, 27 का।
भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? बताइए। आंसर करें और बताएं। वासो जुड़ गए हैं, स्वागत है भाई, कैसा है? आंसर करेंगे सभी लोग यस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी में पाई जाती है क्या? चंदन की लकड़ी। ठीक है, कहां? कर्नाटक। आइए देखते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियों से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आपने देखना है कि यहां पर ये आपका साउथ इंडिया का क्षेत्र है, ठीक है ना, साउथ दक्षिण भारत का है। अब आपने पढ़ा होगा कि यहां पर कई सारे पर्वत श्रेणियां पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक पर्वत श्रेणी है और एक पर्वत श्रेणी ये है, एक पर्वत श्रेणी ये है, ठीक है, एक पर्वत श्रेणी ये है। जहां पर ये दोनों मिलते हैं बच्चों, इस वाली जगह पर, जहां पर ये दोनों मिलते हैं इस वाली जगह पर, ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग नीलगिरी की पर्वत श्रेणी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं, नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहते हैं। और ये वाला वेस्टर्न घाट है, अर्थात इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा पूर्वी घाट हो जाएगा। नीलगिरी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? आपने पढ़ा होगा, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है क्या? डोडा बेट्टा है। क्या? डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई कह लीजिए कितना है? तो 2637 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये जो नीलगिरी का विस्तार है आपको पता होना चाहिए। पूछता है यह 3 राज्यों में फैला हुआ है, किसमें? तो याद रखना तरीका के से याद रखना साथियों क्या है कि यहां पर आपने पता होना चाहिए क्या है कि कर्नाटक है, एज वेल एज यहां केरल है, और यहां पर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है ना, तमिलनाडु हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसी नीलगिरी क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है? टोडा जनजाति, ठीक है। और ये जो टोडा जनजाति है इसकी विशेषता है कि यहां बच्चों क्या, यहां बहुपति प्रथा है। इस जनजाति में एक लड़की कई पति कर सकती है, मतलब 3 4। इसका क्या मतलब है? एक परिवार में अगर 4 भाई हैं, एक परिवार में 5 भाई हैं, तो वो लड़की इन 5 भाई की, 4 भाई की पत्नी होगी, ठीक है। ये कहां पर? तो नीलगिरी का जो क्षेत्र है ना, कौन सा? ये टोडा जनजाति में ये प्रथा आज भी है। और इसी नीलगिरी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या है कि चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, राइट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न रिपीटेड है। पीत क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तिलहन उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, या फिर स्वर्ण खनन उत्पादन? बताइएगा इसका सही जवाब। आपको बताया था कि मत्स्य पालन में आपने क्या पढ़ा था? तो यहां पर आपने पढ़ा था क्या? नीली क्रांति, ठीक है ना, नीली क्रांति बताया गया था आप सभी लोगों को। और दुग्ध उत्पादन में वर्गीज कुरियन साहब लाए थे क्या? श्वेत क्रांति लाए थे, राइट। लेकिन इसका सही जवाब पीत क्रांति हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से, तेल वाली फसलों से, राइट। चलिए, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहेंगे। अब इसके बाद इतिहास से सर आ रहे हैं, आपको जो है आईएनएम पढ़ाने वाले हैं, तो खटाखट तरीके से सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। जरूर बताइएगा यह सेशन कैसा लगा। सर स्वागत है आपका, थैंक यू बच्चों। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, जहां भी होंगे अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। अच्छा बताइए, लाइक करने में क्या हो जाता है? क्योंकि देखिए इतने सर लोग, सभी सर लोग हैं, इतना मेहनत करते हैं आपके साथ, ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को, इतना नॉलेज देते हैं, इतनी सब चीजें बताती हैं, तो कम से कम उनके लिए एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। कम से कम उनके लिए तो एक लाइक कर दिया करिए। चलो हमारे लिए ना करिए, ठीक है, बाकी सब लोगों के लिए तो कर दिया करिए। चलिए, टाइम को नहीं वेस्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहाँ है? ठीक है, एक मिनट दोस्तों।
चलिए दोस्तों, एक्चुअली हाँ 2 मिनट का थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा मैं आज एक्चुअली लेट हो गया था, तो इसलिए मेरा मैटर थोड़ा लेट बना है। मैं क्वेश्चंस मेरे कहीं और सेव हैं। खैर ये सब छोड़िए, और ये सब बताइए, रिवाइज वगैरह हो रहा है? क्वेश्चन नहीं, कल हम नहीं थे, कल हम उपस्थित नहीं थे, तो कल हम क्लास नहीं ले पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्लियर? सभी को गुड आफ्टरनून। आइए, तो पहला प्रश्न क्या है, आज मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन इसलिए लेके आए हैं कि 3 दिन टॉपिक से किए, आज मिसलेनियस करते हैं, क्योंकि मिला जुला के चलते हैं, क्योंकि आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई, आपका कितना रिवीजन हुआ, ये भी आपको अपने अंदर इस चीज को देखना है। ठीक है, हाँ हाँ, तो वासु जी मैं पढ़ा दूंगा सारी चीजों को। देख, एक्चुअली ये मॉडल पेपर है, तो इसमें सभी टीचरों का क्या कहते हैं योगदान है। तो यहां पर मैं जो वहाबी आंदोलन था, ये तमाम आंदोलन जो थे या बिहार में, तो विद्रोह का जिस दिन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उस दिन क्या क्या जो जो विद्रोह बिहार में हुए उनका मैं एक अलग आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके लिए एकदम परेशान मत होइए। देखिए, एनफील्ड राइफल सेना में कब लाई गई, ये कोई रिवाइज क्वेश्चन नहीं है, आज मिसलेनियस प्रकार का प्रश्न है। तो क्या था, एनफील्ड के पहले कौन सा राइफल चलता था, तो वो था ब्राउन बेस राइफल। क्या चलता था? और एनफील्ड राइफल में क्या हुआ कि एनफील्ड राइफल जब लाई गई तो इसमें एक बात थी, किसके कारतूसों पर किसका प्रयोग होता था, तो गाय और सुअर की चर्बी का। अब मुद्दा क्या था कि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस होते थे उसको दांत से खींचकर बंदूक में भर के पंप करके गोली मारनी रहती थी। तो कहने का मतलब क्या है कि उस बारूद को गर्म होना चाहिए ताकि गोली मारते वक्त, नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कोई गोली मारने आया तो आप कहेंगे 2 मिनट रुक जाइए मैं बंदूक गोली को गर्मा लेता हूं, ऐसा तो है नहीं। तो हुआ क्या कि ये जो है एनफील्ड राइफल जो लाया गया वो कब लाया गया, तो दिसंबर 1856 को लाया गया। और खास बात क्या है कि 1857 के विद्रोह का ये तात्कालिक कारण है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण अगर कोई पूछेगा तो तात्कालिक कारण कौन सा था, तो वो यही था कि जो ब्राउन बेस की जगह कौन सा राइफल है, एनफील्ड राइफल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटनाएं लंदन से जुड़ी हुई हैं, निम्न में से कौन सी घटनाएं लंदन से जुड़ी हुई हैं, कर्जन वाइली की हत्या, जनरल डायर की हत्या, गदर पार्टी की स्थापना, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब कर्जन वाइली की हत्या किसने किया था, तो इसकी हत्या किया था मदन लाल ढींगरा ने। किसने किया था, तो कर्जन वाइली की हत्या करने वाले जो थे वो थे मदन लाल ढींगरा। और मदन लाल ढींगरा किसके सदस्य थे, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी। देखिए, इंडियन होम रूल अलग है और इंडियन होम रूल सोसाइटी अलग है। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी के ये सदस्य थे कौन, मदन लाल ढींगरा जो थे ये इसके सदस्य थे। और इसकी स्थापना, इस संगठन की स्थापना कहां हुई थी, लंदन में हुई थी। तो लंदन में इन्होंने कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या की, इनको फांसी दी गई। दूसरी घटना डायर की हत्या, ठीक, 13 मार्च 1940 को, ठीक है, उधम सिंह जी इससे जुड़े हुए हैं। और आपको पता है कि जो डायर था उसने किस घटना को अंजाम दिया, तो उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। किस घटना को, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसके लिए ब्रिटेन में इसको किससे नवाजा गया, तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। किससे, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से। और उधम सिंह ने कहां पर जाके गोली मारी थी, तो उधम सिंह जी जो थे इन्होंने कहां पर, तो इन्होंने ब्रिटेन मतलब लंदन में जाकर गोली मारी थी। किसको, वो डायर को। तो ये भी घटना किससे जुड़ी हुई है, लंदन से। अब किसी ने कमेंट किया है कि सर तीनों घटनाएं जुड़ी हैं। ना ना ना, गदर पार्टी की स्थापना लंदन में नहीं हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहां पर हुआ था, सैन फ्रांसिस्को, मतलब अमेरिका में। कहां पर, अमेरिका में। तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी, ना कि लंदन। हाँ, लंदन से अगर आपको पूछा जाएगा तो एक घटना और है, राजा राम मोहन राय की समाधि। राजा राम मोहन राय की समाधि भी जो है वो भी इंग्लैंड के ब्रिस्टल से है। तो पहली और दूसरी घटना लंदन से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसका आंसर है, सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा इसका क्या आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसीलिए कह रहा हूं इस तरह के सवाल आएंगे, थोड़ा सा टाइम लेके सवाल करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है।
बर्लिन में 1916 में स्वतंत्रता समिति की स्थापना किसने की थी? बर्लिन में 1916 में स्वतंत्रता समिति की स्थापना किसने किया था? देखिए, बात क्या है कि अगर हम बात करें लाला हरदयाल जी की, 1913 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। लाला लाजपत राय साइमन आयोग से जुड़े हुए, साइमन आयोग के विरोध से, ठीक है, साइमन आयोग के विरोध से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसी समय स्कॉट ने इन पर लाठियां चलवाई थी, जिसके कारण लाला लाजपत राय जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक जी किससे जुड़े हैं? तो ये होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग, ठीक, होम रूल, देखिए कभी कभार आपको होम रूल आंदोलन भी पूछ लेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। अभी जो मैंने लंदन में बताया वो इंडियन होम रूल सोसाइटी है, बात समझिए, जो लंदन में है वो इंडियन होम रूल सोसाइटी है, और जो भारत में है वो क्या है? होम रूल लीग या होम रूल लीग आंदोलन है। और ये कहां पर शुरुआत हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका पुणे तथा बेलगाम में इसकी शुरुआत की थी। बाद में इससे और कौन जुड़ गया था? तो बाद में इससे एनी बेसेंट जी जुड़ी थी। कौन? एनी बेसेंट जी। और इन्होंने इसका जो मुख्यालय बनाया था, तो इन्होंने क्या किया कि इसका मुख्यालय अडयार में बनाया। अब ये अडयार कहां पर है? तो ये अडयार जो है वो है मद्रास में। कहां पर? मद्रास में। तो आपका सवाल है कि बर्लिन में स्वतंत्रता समिति का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा, देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी और लाला लाजपत राय जी, ये दोनों जो थे, ये जितने भी आयोग या विद्रोह या क्रांति है, ये भारत से जुड़ा हुआ है, ठीक, भारत से जुड़े हुए थे। भारत के बाहर जाने वाले कौन थे? लाला हरदयाल थे, ठीक, क्योंकि अमेरिका में भी, उसके साथ साथ स्टुअर्टगार्ड के जर्मनी में भी ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये बर्लिन से भी जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, लाला हरदयाल। क्या होगा? लाला हरदयाल। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कामागाटा मारू प्रकरण से कौन जुड़ा हुआ है? कामागाटू प्रकरण से कौन जुड़ा हुआ है? हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह, एक से अधिक? बताइए। पहले तो कई लोग ये जान जाइए, बहुत लोग हो सकता है कि पहली बार नाम सुने होंगे। कामागाटा मारू क्या है? तो कामागाटा मारू प्रकरण क्या है? ये एक जहाज का नाम है, पहले ये जान लीजिए। कामागाटा मारू जो है ये एक जहाज का नाम है, ठीक। बात क्या था कि जो भारत के लोग थे, जो कनाडा वगैरह में जाकर जॉब करते थे, तो वो जब भारत आने को हुआ तो अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। क्या प्रतिबंध लगा दिया? कि जो बाहर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, यहां समझिएगा, जो बाहर जॉब कर रहे हैं जैसे कनाडा वगैरह के क्षेत्र में, तो भाई जैसे आजकल के भी देखिए अमीर लोग के जो बच्चे होते हैं वो बड़े सुखवार टाइप के होते हैं। वो लोग अपने बच्चों को अगर हम एकदम अंग्रेजी मीडियम पढ़ाएंगे और विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं, पैसा उनके पास। तो पहले के लोगों के पास भी पैसा था, लेकिन पहले भारत की स्वतंत्रता एक मेन उद्देश्य था। तो जैसे जब ये लोग बाहर तैयारी करने जाते थे तो वहां पर ये अपने छोटे छोटे संगठन बना लेते थे, समझ रहे हैं? तो जब हुआ कि भाई कई सारे लोग भारत लौट रहे हैं, तो अंग्रेजों ने कहा कि इनको पहली बात तो ना कनाडा घुसने देंगे ना भारत घुसने देंगे। तो बीच में ही बेचारे फंस गए जहाज में। और उसी समय क्या हुआ? ये विद्रोह हुआ जिसमें हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह, ये तीनों नाम जुड़े हुए हैं कामागाटू प्रकरण से या कामागाटा मारू विद्रोह से। क्या है कि हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह, ये तीनों लोग इस घटनाएं से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एक से अधिक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से भगत सिंह की रचना कौन सी है? निम्न में से भगत सिंह की रचना कौन सी है? बताइए, निम्न में से भगत सिंह की रचना कौन सी है? देखिए, भगत सिंह आप जानते हैं ये दो संगठन से जुड़े हुए हैं। पहला है नौजवान सभा से जुड़े हैं। नौजवान सभा क्या है? तो नौजवान सभा का गठन इन्होंने कहां किया था? लाहौर में किया था। और यहीं पर इन्होंने छात्र संघ की स्थापना की थी। किसकी? छात्र संघ की स्थापना की। जैसे पहले क्या था कि जब भाई प्रयागराज में थे तो देखते थे, क्या कहते हैं कि सभी लोगों की गाड़ियों में छात्र संघ लिखा रहता था, जो विद्यार्थी थे। तो पता नहीं था मुझे ये क्या है। जब इतिहास पढ़ने लगा तब मुझे समझ में आया कि ये क्या है। उसके साथ साथ ये किससे जुड़े हैं? HSRA से जुड़े हैं। ये संगठन का नाम मैं आपको बता रहा हूं, घटनाएं नहीं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये भी किससे जुड़ा हुआ है? तो ये भी भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। उसके साथ अगर घटनाएं पूछा जाए तो घटनाओं में विधान परिषद बम कांड को अंजाम दिया था इन्होंने। किसके साथ मिलकर? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर।
उसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद के साथ ये सैंडर्स हत्याकांड से भी जुड़े हैं। किससे? सैंडर्स हत्याकांड से। बाकी जब इन्हें जो फांसी दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, वो फांसी कब दी गई? तो वो 23 मार्च 1931 को दी गई। क्लियर? तो इनकी जो पुस्तक है कि क्या मैं नास्तिक हूं, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, पहली पुस्तक ये है। दूसरी इनका है आइडल ऑफ सोशलिज्म। ये दोनों भगत सिंह की रचना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? कोई बताएगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा कि व्हाई आई एम एन एथिस्ट और आइडियल ऑफ सोशलिज्म, ये दोनों जो किताबें हैं ये किसकी हैं? भगत सिंह की। इसलिए इसका आंसर 1 से अधिक होगा। मैं बार बार आपसे दोनों ऑप्शन की महत्वता को बताया हूं। ये दोनों यहां पर मुंह दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, इनका प्रयोग होता है क्वेश्चनों में। ये नहीं कि ये दोनों मुंह दिखाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, फेसबुक की डीपी नहीं है कि जिसको देखकर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना है। उनकी अहमियत है उन ऑप्शनों की, इसलिए उन लोगों के साथ मजाक मत करिएगा। अब देखिए, भारत माता सोसाइटी का गठन किसने किया? अगला प्रश्न है, भारत माता सोसाइटी का गठन किसने किया? अजीत सिंह, अंबा प्रसाद, पुलीन दास, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं है? हाँ जी, जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? बहुत बढ़िया, जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक। भारत माता सोसाइटी का गठन किसने किया? तो भारत माता सोसाइटी का गठन, पहले हम आपका एक हिंट दे देते हैं। वो हिंट क्या है? तो इसका गठन पंजाब में हुआ था। कहां पर हुआ था? पंजाब में। खैर छोड़ दीजिए। पुलीन दास जो है ये किससे जुड़े हैं? तो ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए हैं। किससे? अनुशीलन समिति से, जो कि बंगाल में एक क्रांतिकारी क्या था? संगठन था, जिसने कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया था। इससे अजीत सिंह और अंबा प्रसाद, इसके साथ साथ एक और व्यक्ति जुड़े हैं, लाला लाजपत राय भी जुड़े हैं। क्योंकि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या शेरे पंजाब कहा जाता है ना, दोनों उपाधि है इनकी। शेरे पंजाब मटन शॉप नहीं तो शेरे पंजाब होटल बहुत ज्यादा आपको मिलता है, जहां पे नॉनवेज मिलता है, लोग खाते हैं। शेरे पंजाब या पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को में कहा जाता है। तो 3 लोग जुड़े हैं, अजीत सिंह, अंबा प्रसाद और लाला लाजपत राय। तो इसीलिए इसका आंसर होगा 1 से अधिक। क्या हुआ? सवाल दिमाग घुमा रहा है क्या आप लोगों का? सवाल समझ में नहीं आ रहा है क्या? आज सब लपुर झैया टाइप में हो रहा है क्या? इसका आंसर है डी, 1 से अधिक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किसने किया था? द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किसने किया था? हाँ, सवाल ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? हाँ सही बात है। सर घूम रहा है, गलत हो रहा है तो कहाँ परेशान हो रहे हैं? अभी गलत कर लीजिए, सही है, एग्जाम में सही करिएगा। इतना जल्दी कहाँ हड़बड़ा जाते हैं आप लोग किसी भी चीज को देखकर? तनिक समय दीजिए, जीवन यहाँ गड़बड़ाई रहती है, आप उसकी बात कर रहे हैं। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किसने किया? देखिए, रास बिहारी बोस की अगर हम बात करें तो भाई ये भी किससे जुड़े हैं? आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए हैं। क्लियर? रास बिहारी बोस। इसके बाद ये इससे भी जुड़े हैं दिल्ली षड्यंत्र से। दिल्ली षड्यंत्र कहने का मतलब कि जब राजधानी स्थानांतरण हो रही थी भारत की कलकत्ता से दिल्ली, तो इन्होंने हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका। ठीक। उसके साथ साथ रास बिहारी बोस और किससे जुड़े हुए हैं? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से भी जुड़े हुए हैं। कौन? रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से जुड़े हुए हैं रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस जी भी किससे जुड़े हैं? आजाद हिंद फौज से जुड़े हैं। इसके साथ साथ ये किससे जुड़े हैं? इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक से भी जुड़े हुए हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। इसके साथ साथ इन्होंने कई सारे, आजाद हिंद फौज के तहत इन्होंने कई सारे छोटे छोटे रेजिमेंट बनाए थे। ठीक है, जैसे था झांसी रेजिमेंट। ठीक है, क्या था? जैसे था झांसी रेजिमेंट। ठीक। उसके बाद और क्या था? नेहरू रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट। ठीक, ये तमाम छोटे छोटे संगठन बनाए थे। लेकिन द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किसने किया था? तो इसका गठन करने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, आजाद हिंद फौज का विचार सूत्र मोहन सिंह को किसने दिया था?
बताइए। आजाद हिंद फौज, देखिए हुआ क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो कई सारे भारतीय लोग जो थे, ठीक, जो लोग भाई ब्रिटेन में थे या और भी अन्य जगह पर काम करते थे, तो वो भी जब वो सैनिक गिरफ्तार हो गए, मतलब जापान का भाई काफी प्रभुत्व था। अगर हिरोशिमा नागासाकी कांड नहीं हुआ होता तो शायद ये जीत भी ना पाते, क्योंकि आपको पता है जापान ने अंडमान निकोबार तक अधिकार कर लिया। तो जब कई सारे भारतीय सैनिकों को लाया गया और उसी समय क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी की मुलाकात हिटलर से हुई और उसने क्या किया कि ठीक है भाई आप अपने सैनिकों को ले जाइए। तो ये जो आजाद हिंद फौज का जो मेन जो कॉन्सेप्ट आया वो कैप्टन मोहन सिंह के समझ दिमाग में आया, लेकिन उनको ये विचार दिया किसने कि आप ऐसा एक सैन्य बनाइए और हम जापान लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करिए। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और फुजीवारा ये दो लोग थे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1 से अधिक। भाई आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में इसकी कमान सौंप दी गई, वो एक अलग बात है, लेकिन कैप्टन मोहन सिंह जी को ये आइडिया जैसे होता ना, जैसे मुझसे कोई पूछता है कि सर आपको इतिहास पढ़ाने का आइडिया किसने दिया बीटेक करने के बाद, तो हमारे एक मित्र हैं गौरव निरंजन सर, उन्होंने दिया, ठीक है। तो उसी तरह दिया क्या, उन्होंने कहा पढ़ाओ तो हम पढ़ा रहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि उसी तरह क्या है कि मेन सूत्रधार कहने का मतलब आइडिया किसने दिया था, तो आइडिया देने वाले फुजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह थे। चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद किसानों को कितना मुआवजा दिया गया? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए जब तक क्षमता है, पढ़ते रहिए जब तक शरीर कह रहा है कि पढ़ो, पढ़िए। शरीर के खिलाफ काम करेंगे, थोड़ा सा कष्ट में पढ़ेंगे, पर इंसान को दिक्कत नहीं होती, पढ़ते रहिए। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको टफ लग रहा है। रीजन क्या है कि जैसे बिहार क्यों थोड़ा सा टफ हो जाता है, 4 ऑप्शन में काम किए हैं आप लोग ना, लेकिन जैसे बिहार हो गया या पहले मध्य प्रदेश पीसीएस वगैरह भी होता था तो उसमें भी 5 ऑप्शन होते थे। इसीलिए लाइफ में जितने ऑप्शन होते हैं उतने कंफ्यूजन होते हैं। जिंदगी में ऑप्शन होना ही ना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। लोगों को लगता है कि ऑप्शन रहेगा तो हम आसान आराम से कर लेंगे, लेकिन जितना ऑप्शन उतना दिक्कत। भाई आपको जीवन में कोई 5 ऑप्शन दे दे तो आप समझ नहीं पाएंगे कौन रास्ता जाए, लास्ट में कपार पे हाथ रख के एक जगह बैठ जाएंगे। तो इसीलिए ये 5 ऑप्शन की वजह से ज्यादा कंफ्यूजन लगता है। अब चंपारण क्या था, ये बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। कहां पर पहला सत्याग्रह था? भारत में। अगर वैसे पूछा जाए तो इन्होंने अफ्रीका में सत्याग्रह किया, 22 साल अफ्रीका में ये थे। उसके साथ साथ चंपारण की दिक्कत क्या थी कि यहाँ पर तिनकठिया पद्धति के द्वारा नील की खेती कराई जा रही थी। तो तिनकठिया मतलब क्या हुआ कि भूमि का 3/20 हिस्सा, ठीक है, 3/20 हिस्सा जो है भूमि का, जैसे आपके पास 20 बिस्सा जमीन है तो 3 बिस्से में आपको नील की खेती, ठीक है, कराई जाएगी। अब क्या है, जर्मनी में कृत्रिम नील की खोज हो गई, मतलब आर्टिफिशियल नील की। तो यहाँ के किसानों को उनकी लागत ही नहीं मिल पाती थी। उन्होंने कहा या तो हमको नील की खेती करने से रोक दिया जाए या तो हमारी लागत हमें दी जाए। तो अंग्रेजों ने इनकी बात नहीं मानी, इसीलिए इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। राजकुमार शुक्ल इसी से जुड़े हुए हैं। तो चंपारण में क्या था कि जब गांधी जी ने सत्याग्रह किया तो यह हुआ कि किसानों को जो 33/2 में कंफ्यूज है, ठीक। तो हुआ क्या, यहां समझिएगा कि जब गांधी जी ने विद्रोह की सत्याग्रह किया तो यहां पर किसानों ने 25% पे मान लिया। तो किसानों को यह हुआ कि भाई 25% में आपको मुआवजा दे दूंगा। तो इसका आंसर क्या है? 25%। कितना प्रतिशत मुआवजा देने की बात हुई? 25% मुआवजा देने की बात हुई थी। क्लियर? आइए। नहीं, राजकुमार शुक्ल थे वासु जी, फिर गलत कर रहे हैं। सहस्दानंद सरस्वती ने नहीं बुलाया था चंपारण में, कहां है, गलती कर रहे हैं। चंपारण के किसान थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने बुलाया था। गलती मत करिए, ठीक है, गलती मत करिए। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? ठीक है,
भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि भारत की स्वतंत्रता का आखिरी आंदोलन था, 8 अगस्त 1942 की इसकी शुरुआत हुई थी। इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था कि करो या मर जाओ। ठीक है, उसके साथ साथ इसका जो प्रस्ताव लाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का, तो वो वर्धा के मैदान में था, इसीलिए इसको वर्धा प्रस्ताव कहते हैं। अब ये चूंकि इसमें हिंसक घटनाएं भी हुई, तो इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। फिर गलती कर दी है। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा कि 1 से अधिक, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो महाराष्ट्र के वर्धा के मैदान में लाया गया, तो इसीलिए इसको वर्धा प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और चूंकि इसमें हिंसक घटनाएं भी हुई और आंदोलन की शुरुआत कब हो रही है? अगस्त में, तो इसीलिए इस आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव अलग है, फिर गलती, अगस्त प्रस्ताव अलग है करिश्मा जी, ठीक है, और अगस्त क्रांति अलग है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। कराची में नौसैनिक विद्रोह किस जहाज पे हुआ था? तोसा मरून, हिंदुस्तान, एसएस तलवार, एसएस राजपुताना। कराची में जो नौसैनिक विद्रोह हुआ था, हाँ, वर्धा प्रस्ताव और अगस्त क्रांति। इसके साथ साथ इसको और जानते हैं, नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहते हैं। क्यों नेतृत्व विहीन आंदोलन कहते हैं? क्योंकि 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन 0 आवर प्रारंभ हो गया, और जब 0 आवर प्रारंभ हुआ तो इसके तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस आंदोलन को एक नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है। क्रिप्स मिशन, हाँ, क्रिप्स मिशन 1942 में आया, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया, जिसके तहत भारत को डोमिनियन स्टेट के दर्जे की बात कही गई। लेकिन चूंकि इसमें पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था, यही कारण है कि इसको ठुकरा दिए मुस्लिम लीग वालों ने। कांग्रेस ने इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि इन्होंने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि हम विश्व युद्ध जब जीतेंगे तब डोमिनियन स्टेट देंगे। अब पता चला तुम जीते, बदल गए, तो हम क्या करें? फिर हम गाना गाएंगे, बदल गई है दुनिया, बदल गया जमाना। इसीलिए उस प्रस्ताव को ठुकरा कर भारत छोड़ो आंदोलन लाया गया। अब देखिए, एसएस राजपुताना जहाज से क्या है कि गांधी जी ब्रिटेन गए थे। कहां गए थे? ब्रिटेन। कब ब्रिटेन गए? ठीक, कब ब्रिटेन गए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। पानी जहाज है ये, ठीक है, पानी का जहाज है। द्वितीय गोलमेज सब, देखिए, जब ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन होता था तो सारे खर्चे ब्रिटेन का सम्राट या वहां का प्रधानमंत्री उठाता था। तो यही कारण है एसएस राजपुताना से गांधी जी गए, और बाकी सदस्य किससे गए? तो एसएस तलवार से। वो भी कहां? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तोसा मरून जो है ये कहां है? ये कराची नौसैनिक से जुड़ा हुआ। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। सी नहीं होगा, ना कि सी होगा, ना कि डी होगा। ये दोनों जहाज जो हैं, इससे लोग सफर किए थे गोलमेज सम्मेलन के लिए। ठीक, हाँ, इससे लोगों ने सफर किया था गोलमेज सम्मेलन के लिए। इसका आंसर ए होगा। बिहार में नमक आंदोलन के दमन के लिए किस रेजिमेंट की नियुक्ति हुई थी? गढ़वाल, गोरखा, मुस्लिम, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? एक्चुअली क्या था कि जब नमक आंदोलन चालू हुआ, ठीक है, हाँ, अब वासु जी देखिए, टॉपिक अगर आप अभी पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, मेरी बात समझिए। अब गोलमेज सम्मेलन में तो देखिए, तेग बहादुर सप्रू, भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन से लिया। कांग्रेस का ऐसा कोई भी नेता नहीं था जो तीनों सम्मेलन में हिस्सा लिया, क्योंकि कांग्रेस ने मात्र और मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, ये गलत है। अगर कोई आपसे कहता है कि फलाना जो कांग्रेस का सदस्य है उसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, तो ये गलत है। पूरा का पूरा कांग्रेस, ठीक है, केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, बस। अब ये टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा। देखिए, नमक आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो 12 मार्च 1930 को हुई। गांधी जी ने भाई मार्च पास्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट को किनके विरुद्ध बुलाया गया? तो इनको खुदाई खिदमतगार के विरुद्ध बुलाया गया था। अब खुदाई खिदमतगार क्या है? तो खुदाई खिदमतगार एक संगठन था, ठीक, जिसका गठन सॉरी, हाँ, तो खुदाई खिदमतगार जो, हाँ, गढ़वाल रेजिमेंट, हाँ, ठीक है। खुदाई खिदमतगार का जो गठन है किसने किया था? तो ये करने वाले जो थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, पहले विदेशी जिनको क्या है भारत में नवरत्न दिया गया है।
तो ये जो थे चंद्र सिंह गाहड़वाली को बुलाया गया और चंद्र सिंह गाहड़वाली ने क्या हुआ, गोली चलाने से मना कर दिया इन पर। अब क्या है कि जो बिहार में जो नमक आंदोलन चला था वहां पर गोरखा रेजिमेंट को बुलाया गया। गोरखा और सिख रेजिमेंट अक्सर बिहार के आंदोलनों का दमन किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जब 1857 का मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा था, तो वहां पर भी जो जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह थे, तो वीर कुंवर सिंह जो हारे बेचारे, मतलब जिनको जो गोली लगी, तो वहां भी सिख और गोरखा रेजिमेंट ही काम था। तो बिहार में भी दमन किसने किया था, गोरखा रेजिमेंट ने नमक आंदोलन का। तो इसका आंसर बी है। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग सबसे पहले भारत में किसने की? भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग सबसे पहले किसने किया? भारत की किस पार्टी ने की? पार्टी समझ लीजिए। अब देखिए, मुस्लिम लीग तो कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पाकिस्तान से मतलब था। उस दिन देखो हार गए, थेथुन जैसा मुंह बना लिए, पिलपिला गए। भारत में होते, भारत कितना अच्छा टीम होता। आज तो बेस्ट टीम है ही है। हम लोग भी जाते लाहौर, घूमते, गाना गाते, कुड़ियां दिलाएं लाहौर विच। लेकिन ठीक है, अब अलग हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहां पर हुई थी? ढाका में हुआ था। पहली बात तो ये जान लीजिए। अब क्या है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। पूर्ण स्वाधीनता की जो मांग है वो ना मुस्लिम लीग ने किया ना कांग्रेस ने। कांग्रेस एक पार्टी थी, काफी बड़ी पार्टी थी, और आपस में क्या था, यहां समझिएगा, आपस में काफी ज्यादा इनके विवाद होते थे भाई। जैसे नरम दल गरम दल हो गया, असहयोग आंदोलन के समय एनी बेसेंट लोग चीख हार पड़े, लोग इस्तीफा दे देंगे। तो लेकिन पूर्ण स्वाधीनता की मांग सबसे पहले किसने किया था? तो वो करने वाली थी कौन सी? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। किसने किया था? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने। याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल। इन लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आईएनएम बहुत छोटा टॉपिक है। आपके सिलेबस में देखा जाए, आपके सिलेबस में देखा जाए तो बहुत आईएनएम छोटा टॉपिक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट है क्या? 1857 से 1947, कुल मिलाकर 12-13 टॉपिक है। और उस 12-13 टॉपिक में प्रश्न 8-10 तो बनते हैं, तो इसलिए आसान है आप लोगों के लिए। इतिहास एक प्रकरण देखा जाए, एक प्रारूप देखा जाए आईएनएम का, तो इतिहास आपके लिए आसान है। उसमें ज्यादा मेहनत ना करके भी 10 नंबर ला सकते हैं। ठीक है। हाँ, भयंकर मां कुछ भयंकर नहीं था, हम जिसको भयंकर समझ लिए वही भयंकर हो गया। हो सकता है मैथ मेरे लिए आसान हो, आपके लिए टफ हो, क्योंकि हम उसको वैसा सोचते हैं। वैसा सोचा मत करिए। भारतीय बोल्शेविक पार्टी का सदस्य कौन था? देखिए, बिहार में ऐसे सवाल पूछ लेता है, ठीक है, और उसके बाद आदमी कहता है तो पहली बार हम सुने हैं, तो इसीलिए पहली बार मत सुनिए, दूसरी बार सुनिए। ठीक है, भारत में बोल्शेविक पार्टी का सदस्य कौन था? अजीत राय, विश्वनाथ दुबे, एन.दत्त मजुमदार, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसके अजीत राय थे, विश्वनाथ दुबे थे और एन.दत्त मजुमदार थे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, एक से अधिक। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, इंडेमिनिटी। मेरा आज का ये आखिरी प्रश्न है। इंडेमिनिटी बिल किस घटना के बाद पारित हुआ? अब हो सकता है बहुत लोग पहली बार ये सुन रहे होंगे कि इंडेमिनिटी बिल होता क्या है। ठीक, अब इंडेमिनिटी बिल की अगर हम बात करें तो क्या हुआ था कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कब? 13 अप्रैल 1919 को। क्यों हुआ था? क्योंकि रॉलेट एक्ट आया गया था 18 मार्च 1919 को, जिसको क्या कहा गया? काला कानून। ठीक, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला भी कानून कहा गया। मतलब संदिग्ध के आधार पर क्या कहना था? हाँ, क्या करना था? लोगों को गिरफ्तार कर लेना था। अब मुद्दा क्या है कि उसी के तहत क्या हुआ? तो उसी के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 मार्च 1919 को, जब ओ डायर के कहने पर आर डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि वो बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं, क्योंकि निहत्ते लोगों को मारना, एक भीड़ पर गोली चलाना बहुत बड़ा क्या कहते हैं गुनाह था। और अंग्रेज जानते थे कि भारत वालों की तरफ से हमारे लिए प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं और हम लोग गुनहगार साबित हो सकते हैं। ये तो जैसे प्रकार का वीटो पावर होता है, उसी प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया? पहले ही इंडेमिनिटी बिल पास कर दिया। इंडेमिनिटी बिल क्या था कि जो द्रोही, देशद्रोही लोग होंगे या जो लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो अंग्रेज जुड़े हैं, उन्हें सजा नहीं होगी। उनका फैसला अंग्रेज करेगा ब्रिटेन बुलाकर लंदन में, वो एक अलग मुद्दा था। तो इंडेमिनिटी बिल सिर्फ ये था कि जो लोग
जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुनहगार हैं उन्हें सजा नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए यह जो बिल लाया गया ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लाया गया इंडेमनिटी बिल, याद रखिएगा। ये रहा मेरा पोर्शन, शायद इसके बाद अब पॉलिटिक्स का क्लास चलेगा, साइंस वाले सर शायद बाद में आए। ठीक, तो मैम आ रही हैं, उनका स्वागत करिए, जो उसको बरकरार रखिए, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, सभी को धन्यवाद। ले लीजिए मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने संस्थान टारगेट ऑन में। आ जाइए सब लोग, हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सेशन के बाद एक नया सेशन जिसे हम लोग कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान। मुझे पता है कि हिस्ट्री के इस जोश के बाद आपको लगेगा एक तारतम्यता बनी रहे, हमारे एग्जाम की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण हो, इसके लिए जीएस के सभी पोर्शन चले। तो चलिए जीएस के सभी पोर्शन चले, इसी को ध्यान में रखकर हम लोग पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने संस्थान टारगेट ऑन में। तो किस लिए? ताकि ये जो बीपीएससी का लक्ष्य है ये आपका लक्ष्य आपके बिल्कुल करीब पहुंच जाए और आप अपने लक्ष्य को पाकर ये समझे कि वास्तव में हमने अपनी तैयारी को एक आयाम दिया है। क्वेश्चन है आपके सामने, आ जाइए सब लोग। कैसी है प्रियंका, सत्यभान, अरुण, करिश्मा, क्या हाल है सबके? कैसी तैयारी चल रही है? मुझे लग रहा है कि फिलहाल हम लोग जो कोशिश किए हैं उस कोशिश में हम लोग काफी हद तक अच्छी तैयारी कर चुके हैं, माना जा सकता है। क्लियर? चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी सोशलिस्ट शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? क्वेश्चन यही है और इसका आंसर हमें देना है। आप जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में सबसे पहली बार जब परिवर्तन की बात आई थी तो क्या आया था? आप ध्यान से समझिए, इसमें एक कहानी बता दें। मैंने कहा था एक ही क्वेश्चन होगा, लेकिन एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये सोचा है, ठीक है। चलिए भाई, जब आपका प्रस्तावना बना तो प्रस्तावना किस पर आधारित है? पहला क्वेश्चन मैंने कहा है एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग साथ देंगे। जब भारत की प्रस्तावना बनी तो प्रस्तावना किस पर आधारित है? आप कहेंगे 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ऐसे उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था सरिता किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसे स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को और यही उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका, प्रस्तावना या आमुख या प्रियम्बल किसी भी नाम से कहे जानी जाती है। उद्देशिका, प्रस्तावना, आमुख, प्रियम्बल किसी भी नाम से जानी जाती है। पहला लाइन ये, जब प्रस्तावना बना तो कहा गया क्या प्रस्तावना आरंभ से संविधान का भाग है। मैं बार बार कह रही हूं कि लगातार याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में 5-6 बनाएंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। भैया प्रस्तावना आरंभ से संविधान का भाग नहीं था, जिस पर A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के केस ने मना कर दिया था कि महोदय प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना संविधान में कोई महत्व नहीं रखता। चलिए भैया, फिर आया जो क्वेश्चन मैंने कराया था, क्वेश्चन याद करा दूं। मैंने कहा था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और लिखा था बेरुबारी यूनियन, ऐसे ही 3-4 ऑप्शन दिए थे। तब मैंने कहा था आपसे कि ये बताइए इन तीनों चारों ऑप्शन में सबसे पहला केस कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि आया 1950 में A.K. गोपालन केस था, लेकिन संवैधानिक रूप से सबसे मजबूत केस माना गया था बेरुबारी यूनियन 1960, क्योंकि इस पे बहुत ही टिप्पणी की गई थी, इस पे बहुत ही न्यायालय ने अपनी तरीके बताए थे।
बेरुबारी यूनियन 1960 में क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किंतु जब प्रस्तावना की भाषा समझ में ना आए, तब जब संविधान की भाषा समझ में ना आए, तब प्रस्तावना से सहायता लेंगे। यही लाइन केशवानंद भारती को आधार देती है। क्या कहा गया था बेरुबारी यूनियन 1960 में? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लोगों ने पूछा क्यों? तो इसमें तर्क दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ना तो ये संविधान को शक्ति प्रदान करता है, ना ही ये शक्ति को सीमित करता है, तो कैसे भाग मान ले? और अगर ये भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बेरुबारी यूनियन 1960 ने कहा था कि महोदय, जब जब संविधान की भाषा समझ में ना आए, तब तब आप प्रस्तावना के पास चले जाना। अब सब पकड़ लिए बात कि महोदय, अगर इसका भाग नहीं है, भाषा समझ में ना आए, तो हम उससे सहायता क्यों ले? इसका मतलब भाग है। तीसरा केस आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्रम से केस याद कर लीजिएगा, 4 है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें भी 1960 की बात दोहराया और मना कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। चलिए भाई, फिर आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सोचिए, क्वेश्चन आपने एक पूछा है, उस पर 5-6 बनाया है। क्यों? ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इन्होंने कहा कि भैया, इन्होंने जो बेरुबारी यूनियन 1960 में अपने निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को पलट दिया और कहा प्रस्तावना संविधान का अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। अगर अंग है तो क्या किया जा सकता है? प्रस्तावना में उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार संविधान के अन्य भाग में। यही केस में एक लाइन निर्णय में कहा गया, संविधान में भारतीय संसद के पास संपूर्ण अधिकारिता है कि वह प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। किंतु बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब मूलभूत ढांचे का सिद्धांत या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और कहा कि प्रस्तावना में संशोधन करें, मौलिक अधिकार में संशोधन करें, संसद के किसी भाग में संशोधन करें, लेकिन उसके आधारभूत ढांचे को नहीं छुएंगी। खत्म मामला। ये पूरी कहानी थी। इसी लाइन ने, इसी केस ने, केशवानंद भारती ने एक ही बार संशोधन की अधिकारिता दी कि चलिए भैया, आप संशोधन कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखकर एकमात्र 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किया गया। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। मेरी कोशिश होती है कि आपको एक ही क्वेश्चन में सारे क्लियर हो जाएं, आपके डाउट्स, आपके पास एक भी डाउट ना बचे। इसलिए मेरी आदत है थोड़ा ज्यादा आपको बता देने की, 2-4 क्वेश्चन आपके इसी में बन जाते हैं। एक बार ही संशोधन किया गया प्रस्तावना में, और क्या जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। ये 3 शब्द याद रखना। किस केस से जोड़ा गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से। समझ में आ गया? क्लियर? अब चलिए दूसरा क्वेश्चन। संविधान का 42वां संशोधन निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? अब आपको इसलिए इजी लगेगा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इजी लगेगा। चलिए भैया, तो किसमें था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था। जितने क्वेश्चन बने, हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो सारे क्वेश्चन हम लोगों का तैयार रहे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है? एक बार बताइए। अनुच्छेद 301 की अगर हम लोग बात करें, भारत के सभी राज्य को, सभी अंतरराज्यीय व्यापारियों को भारत के आंतरिक मामलों में, सभी राज्य को भारत के आंतरिक मामलों में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। बात समझ में आ गई? ये है आपके
301। अनुच्छेद 302 की बात करें, ये कहाँ है केवल इसको समझना है। अनुच्छेद 302 की बात करें तो अनुच्छेद 302 कहता है, ये भाग 13 है। अनुच्छेद 302 कहता है कि संसद के पास अधिकारिता है, संसद कोई भी नियम कानून बनाकर इनके व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। मेरा बीएड में हिंदी है, बीए में है, तो क्या हम बिहार हिंदी के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? प्लीज रिप्लाई में। इंटर में है, बीए में है, ठीक है, इंटर में है रुचि। बीएड में अलग कोई सब्जेक्ट नहीं होता। तीन शब्द जोड़े गए अरुण, कहा कौन सर से आप पढ़ लिए? 3 शब्द जोड़े गए, एग्जैक्ट लिखा है भैया। लक्ष्मीकांत उठाइए, उसमें भी लिखा है ना, उसमें भी लिखा है। थैंक यू सरिता भाई, उसमें भी लिखा है अरुण, एक बार पढ़िएगा। चलिए, भारत के आंतरिक मामलों में संसद के पास अधिकारिता है कि वो प्रतिबंध लगा सकता है। अब आ जाइए, अगर बात करें अनुभाग 12, आपको पता है व्यापार वाणिज्य से संबंधित है। भाग 12 वित्तीय मतलब है। केंद्र राज्य संबंध में अगर भाग 12 में चलिए तो भाग 12 किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध में भाग 12 वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? वित्त आयोग पढ़ते हैं, अंतरराज्यीय परिषद पढ़ते हैं, सरकारी आयोग पढ़ते हैं, ये सारा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाग 14 की बात करें, आपको पता है कि भाग 14 निर्वाचन की बात करता है। आ जाइए, ठीक, भाग 14 निर्वाचन की बात करता है। 15 में लोक सेवा की बात कर लीजिए। यही स्टेट में नहीं, आपने अरुण पढ़ा गलत होगा, हो सकता है आपने गलत पढ़ा। ठीक है, तो आ जाइए भाग 15 निर्वाचन, प्लीज एक बार पढ़ लीजिए। रुचि आपका इंटर में है कि नहीं? बीएड कोई सब्जेक्ट मायने नहीं रखता। ठीक, अब आ जाइए, ये लोक सेवा आयोग के अधीन सेवाएं, तो किसकी बात किया गया? एक ही बात किया गया। प्लीज यहां हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करिए। रुचि आपकी जो दिक्कत है, इसमें बीएड कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है। आप देखिए 12th और बीए दोनों में अगर आपके पास है तो आप आराम से, हिंदी संस्कृत भी हो तो भी आपके लिए एलिजिबल होगा। ठीक, एक बार अरुण फिर से आप क्लास पढ़िएगा, किया कुछ और गया होगा, आपको समझ में कुछ और आया होगा। एक बार प्लीज पढ़िएगा। 3 ही शब्द के लिए कहा गया, हालांकि जोड़े 4 शब्द गए, एक शब्द निरर्थक शब्द था, नहीं मतलब और, एक शब्द निरर्थक शब्द था, और समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, तो और का मतलब नहीं था, इसीलिए आज तक 3 पूछा जाता है। अगर बहुत डीप में पूछा जाए तो ये लाइन याद रखना कि मैम ने बताया है और शब्द भी था, लेकिन वह निरर्थक था, इसलिए 4 शब्द ना मान के 3 ही माना गया है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारी आयोग की नियुक्ति कब की गई? पूछा जरूर जाता है, सरकारी आयोग, अंतरराज्यीय परिषद, वित्त आयोग से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एक बार बताइए मुझे, भारत सरकार द्वारा नौ जून 1983 को सरकारिया आयोग स्थापित किया गया। भारत सरकार द्वारा 9 जून 1983 को सरकारिया आयोग स्थापित किया गया। चूंकि इसके अध्यक्ष थे रिटायर्ड जज थे आर.एस. सरकारिया, राजेंद्र सिंह सरकारिया, आर.एस. सरकारिया। इन्हीं के नाम से क्या किया गया? इन्हीं के नाम से सरकारिया आयोग गठित हुआ, आर.एस. सरकारिया।
ये क्या थे? ये न्यायाधीश थे रिटायर्ड, यही सरकारी आयोग के अध्यक्ष हुए 9 जून 1983 को। इन्हीं के नाम पर सरकारी आयोग क्या हो गया? गठित हो गया। बात समझ में आ गई? सरकारी आयोग करता क्या है? सरकारी आयोग पूछा जाए कि सबसे पहले जब गठित हुआ था 1983 में कितने सदस्य था, तो याद रखना ये 3 सदस्य था। नोट कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। ये 3 सदस्य था। एक तो अध्यक्ष हो गए RS सरकारिया, ठीक है, एक अध्यक्ष हो गए RS सरकारिया। दूसरे कौन है? 2 सब्जेक्ट में याद रखना 2 नाम, श्री B शिवरामन, श्री B शिवरामन, और फिर याद रखना MSR सेन। प्लीज 2 नाम याद रख लेना। और 9 जून 1983 को RS सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन हुआ है। इसको याद कर लेना। आंसर क्या है? C है। सरकारी आयोग कार्य क्या करती है, एक बार बताइएगा। तो याद रखना इसका कार्य था केंद्र और राज्य में समन्वय स्थापित करना। सबसे महत्वपूर्ण कार्य बता दूं, सरकारी आयोग ने ही सुझाव दिया था अंतरराज्यीय परिषद के गठन का। सरकारी आयोग ने ही सुझाव दिया था अंतरराज्यीय परिषद के गठन का। अब मेरी बात सुनना, एक ही लाइन पूछा गया था 9 जून 1983। मैंने इतना डिटेल क्यों बताया? क्योंकि पिछली बार के सारे रिकॉर्ड अगर आप ढूंढ लें, बिहार के रुचि, नेमित, अरुण, जितने लोग हैं, सरिता, सब लोग, सुभाष, सारे लोग याद रखना, प्रमोद जी, कि जितने भी पिछले आपने क्वेश्चन उठा के देखे, आपको मिल जाएगा कि क्वेश्चन में ऑप्शन 7-8 देता है। निम्न में से क्या सही है? 1 2 3 4 5 करके देता है। फिर ऑप्शन आया A, 1 2 3 सही, 2 5 सही, 3 और 2 सही, ऐसे करके आता है। इसलिए याद रखना कि एक ही क्वेश्चन में आयोग भी सोचता है कि हम कितने ढेर सारे क्वेश्चन बना दें कि सामने वाला परेशान हो जाए। तो इसलिए याद करके जाना कि इसकी सरकारी आयोग की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई उपलब्धि थी तो अंतरराज्यीय परिषद की गठन की इन्होंने बात की थी, ये थी। और दूसरा, केंद्र राज्य में समन्वय कैसे स्थापित रहे, इसकी पहल सरकारी आयोग की थी। बार बार याद दिला रहे, आजकल क्वेश्चन इतना बड़ा आता है, आंसर इतना छोटा रहता है, इसलिए इतना डिटेल पढ़ाते हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन जाने ना पाए। भारत में वैध संप्रभुता निहित है, एक बार बताइए। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, आप समझिएगा। अब मैं आपसे पूछ रही हूं 2 सवाल, सोचिएगा ये 2 सवाल कहां जा रहा है, कैसे आंसर आपको देना है। भारत के संविधान का स्रोत क्या है? भारत के संविधान का स्रोत क्या है? क्वेश्चन मेरा ये है, पहला आंसर आप बताएंगे। दूसरा है उद्देशिका, जिसे आप प्रस्तावना कहते हैं, उद्देशिका जिसे आप प्रस्तावना कहते हैं, इसी को आप आमुख कहते हैं और इसी को अंग्रेजी में प्रीएम्बल कहते हैं। इसका स्रोत क्या है? 2 अलग अलग स्रोत मैंने आपसे पूछा है। पहले का स्रोत अगर आपको याद है तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछा गया है। भारत के संविधान का स्रोत है भारत की जनता, हम भारत के लोग। कौन? भारत की जनता। क्यों? क्योंकि जब संविधान बना नहीं था तो जनता ने मांग किया था, कहा था हम बनाएंगे और हम अपना संविधान खुद लिखेंगे, तो हम शक्ति को निर्धारित करेंगे, हम शक्ति पर नियंत्रण करेंगे, हम शक्ति पर ऐसा ऐसा कार्य करेंगे। कौन कहता है? हमारी जनता कहती है, हम लोग कहते हैं। इसलिए कहा जाता है संविधान का स्रोत का मतलब होता है संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त होती है। स्रोत का मतलब होता है कि संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त होती है, तो भारत की जनता यानी हम लोग से होती है।
प्रस्तावना उद्देशिका या आमुख का स्रोत क्या होता है? तो प्रस्तावना उद्देशिका या आमुख का स्रोत होता है उद्देश्य प्रस्ताव। आपको पता है किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। अर्थात प्रस्तावना को शक्ति देता है उद्देश्य प्रस्ताव। समझ में आ गया? क्लियर है? सवाल यही तो पूछ रहा है। भारत की संपूर्ण प्रभुसत्ता किसमें समाहित है? संपूर्ण संप्रभुता किसमें समाहित है? भारत की जनता में। और जनता ने कहा कि महोदय, हमने अपनी पूरी संप्रभुता देश के सर्वोच्च कानून को प्रदान कर दिया है। हमने अपनी संपूर्ण प्रभुसत्ता, संपूर्ण शक्ति किसको प्रदान कर दिया है? देश के कानून को प्रदान कर दिया है। देश का सर्वोच्च कानून कौन होता है? संविधान होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए भाई, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्योंकि भारतीय संविधान एकात्मक स्वरूप लिए हुआ है। कौन कहता है? तो चाहे आइवर जेनिंग्स को उठा लीजिए, चाहे ऑस्टिन को उठा लीजिए, चाहे जिसको भी ले लीजिए, सबका कहना है कि भारत का संविधान केंद्रोन्मुखी है, केंद्रोन्मुखी है। ठीक है, चलिए भाई, भारत की संविधान भावना में एकात्मक है, इसको देखा जाए। केवल संसद को संवैधानिक प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। संवैधानिक प्रक्रिया आरंभ कौन करेगा? संसद। राज्य विधानमंडल के पास इसकी अधिकारिता नहीं है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, जब आपातकाल लगता है। 352, जब कभी दो राज्य आपस में किसी विषय पर लड़ रहे हो और उसकी व्याख्या संविधान में ना हो। कावेरी जल विवाद, दून नदी, घाटी, पर्वत, पठार, जब इस पर लड़ाई लड़ रहे होते हैं जिसका जिक्र किसी संविधान में नहीं है, तब किसे आना पड़ता है? तब आना पड़ता है भारत सरकार को। ठीक, अब चलिए, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, यानी अखिल भारतीय सेवा कौन सृजित करता है? आपको पता है, यूपीएससी, यानी भारत सरकार के जो अधीन संस्था है वो करती है। इसलिए आप कह सकते हैं भावना में एकात्मक है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें केंद्रोन्मुखी हैं, केंद्र को मजबूत करने में सहायता करती है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है भारत के संघात्मक शासन प्रणाली की? एक बार बताइएगा। संघीय व्यवस्था में, संघात्मक शासन प्रणाली में सबसे सर्वोच्च क्या होता है? जिसमें शक्तियों का विभाजन करके, जिसमें शक्तियों का विभाजन आरंभ से रहता है और शक्तियों का विभाजन करके केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जैसी अधिकारिता बनाई जाती है। राज्य सरकार को उनके कार्य दिए जाते हैं, केंद्र सरकार को उनके कार्य दिए जाते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, कोई सर्वोच्च नहीं है, बल्कि कौन सर्वोच्च है? संविधान। और संविधान संघात्मक अगर है तो उसकी पहली विशेषता है कि वो शक्तियों का विभाजन कर देता है। पूछा गया है, शक्तियों का पृथक्करण, द सेपरेशन ऑफ पावर, किसका देन है? किसकी पुस्तक है? किस पुस्तक में लिखा गया? इसका कौन विचारक है? तो शक्तियों का पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू की रचना है। एक पुस्तक है इनकी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। कौन है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसी में मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण की अवधारणा दी है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो वही जब संघात्मक शासन प्रणाली की ओर हम लोग जाते हैं, संविधान सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि संविधान क्या करता है? संविधान एक कार्य करता है, वो शक्तियों का पृथक्करण करने के लिए पहले से ही अपने पास सारी शक्ति रखता है, ताकि राज्य और केंद्र जब लड़े तो संविधान के नियम की ओर वो पलट कर एक बार देखें। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? यहां 2 क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, अगर आपको याद आए तो। आरंभ में ये एज क्या थी? 21 वर्ष थी। आरंभ में मतदान की
वयस्क एडल्ट एज क्या थी, 21 थी। इसी को 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा घटाकर कितना किया गया, 18। यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस समिति ने निर्वाचन आयोग में इस सीमा को हटाने की, कम करने की बात की थी, तो तारकुंडे समिति थी। कौन सी समिति थी, तारकुंडे समिति थी, जिन्होंने इसको कम करने की बात की थी। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। यहां से खूब क्वेश्चन बने भाई, संविधान के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले यहां से खूब मिले। संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का निवारण है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में समाहित हैं। परिसंघीय शासन की सबसे प्रमुख विशेषता बताइए। परिसंघ का मतलब क्या होता है, परिसंघ का मतलब ही होता है राज्य ने आपस में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करके संघ का निर्माण किया है कि चलो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए क्या करते हैं, एक मजबूत संघ का विकास करते हैं, लेकिन इसमें विषय आरंभ से ही बना रहे, विषय आरंभ से ही निर्धारित रहे, ये ज्यादा जरूरी होगा। तो क्या होगा परिसंघ केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का निवारण करता है। परिसंघीय संविधान कॉन्ट्रैक्ट करता है, परिसंघीय संविधान कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए ये लिखित भी होता है और अनम्य भी होता है। लेकिन परिसंघ में सबसे पहले याद रखना एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि चलो हम लोग मिलकर क्या करें, एक संघ का निर्माण करें, एक संघ का निर्माण करें। इसका मतलब संविधान लिखित और अनम्य है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विस्तार है। एकदम से इसलिए याद रखना इसको, क्योंकि पूछा जाएगा निम्न में से क्या सही है, तो ये दोनों होगा। लेकिन अगर पहली प्रायोरिटी लेंगे, ये दोनों सही होगा, लेकिन अगर आप पहली प्रायोरिटी लेंगे इसमें, तो पहली प्रायोरिटी में ए जाएगा, पहली प्रायोरिटी में ए जाएगा, क्योंकि संविदा होती है और संविदा बिना लिखे, बिना शर्तों के नहीं होती है। लेकिन जब पूछा जाए निम्न में से क्या सही है, तो दोनों सही हैं, पहले पे ये, बाद में ये। समझ में आ गया, क्लियर है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन दो शब्दों को स्थान दिया गया है? चलिए भाई, भारत एक संघात्मक शासन का द्योतक है, और भारत में संघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया। यहां भी कहा जाता है भारत राज्यों का संघ है। अमेरिका कहता है कि मैं संघीय राज्य हूं, अमेरिका कहता है कि मैं संघीय राज्य हूं, भारत कहता है मैं राज्यों का एक संघ हूं, ये कहता मैं फेडरल ऑफ स्टेट हूं, मैं फेडरल ऑफ स्टेट हूं। भारत कहता है भैया मेरे यहां अगर आप आएंगे तो राज्यों का एक संघ का मतलब है मैं यूनियन ऑफ स्टेट हूं। अर्थात भारत अर्थात इंडिया, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, आर्टिकल 1 कहता है। और इस संघ में समाहित होंगे वे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट है, कौन, राज्य के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, और बाहर से जो अर्जित किए जाएंगे वो सारे। याद आ गया, तो राज्यों का एक संघ कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? अभिभावक का मतलब गार्जियन, संरक्षक, किसे आप मानते? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? जो क्या करता है, संरक्षक का मतलब क्या है, विधि के शासन को बनाए रखता है, विधि के शासन को बनाए रखता है, सभी व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखता है, संरक्षण देता है, अधिकारों को जीवित रखता है, बनाए रखता है।
क्या होता है, तो याद रखना भारतीय संविधान चूंकि कहीं ना कहीं संघात्मक की विशेषता लिए हुए है, इसलिए संघीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता होती है जब केंद्र राज्य लड़े, राज्य और नागरिक लड़े, तो ऐसे विवाद के निपटारे के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए जो किसके रूप में कार्य करेगा, संविधान के गार्जियन के रूप में कार्य करेगा, संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। समझ में आ गया? भारत में सर्वोच्च माना गया है। भारत में किसको सर्वोच्च माना गया है? सबसे सर्वोच्च कानून कौन सा है? सारे विधियों की जननी, सभी विधियों की जननी किसी भी देश में कौन होता है? जो सबसे सर्वोच्च कानून होता है जन कानून, जिसे संविधान कहते हैं। जन कानून जिसे संविधान कहते हैं। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, सोच के बताइएगा। चूंकि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, पहला लाइन याद रखना, अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। पहला लाइन याद रखना कि ये परिभाषित नहीं है। अब आ जाइए, अगर परिभाषित नहीं है तो अल्पसंख्यक क्या है? केवल आधार बताए गए हैं और इस आधार पे कहा गया कि भारत में 6 संप्रदाय ऐसे हैं जो कौन है? अल्पसंख्यक है। पारसी, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। यही अनुच्छेद 29 क्या करता है? धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों की बात करता है कि ऐसे अल्पसंख्यक जिनकी अपनी विशेष भाषा, विशेष धर्म और विशेष लिपि है, उसे बनाए रखने, अछूत रखने की अधिकारिता होगी। कौन कहता है? 29, जबकि 30 कहता है ऐसे अल्पसंख्यक को अपने भाषा धर्म को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यक विद्यालय की स्थापना की अधिकारिता होगी। तो भारत के संविधान ने धार्मिक और भाषाई आधार पर क्या किया है? अल्पसंख्यक को मान्यता दिया है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम है भैया, भारत का संविधान आकार में मध्यम तो नहीं है। यह बहुत छोटा एवं सुसंगत है, गलत। विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, एकदम सही है। 395, 12, 22 यूं ही नहीं है। और वर्तमान में तो आप जानते हैं 470 से ज्यादा, 25 भाग, ठीक, और 12 अनुसूची, मतलब आरंभ में भले ही 8 थे, 12 अनुसूची। तो ये क्या है? लिखित तो है, लिखित तो है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? अब आपको याद होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 कब आया? भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद। हुआ क्या है? 1857 में भारतीयों की क्रांति जो हो गई, इस क्रांति से ब्रिटिश सम्राट डरे हैं। पूरी ब्रिटिश सत्ता हिल गई और ब्रिटिश सत्ता कह रही है कि महोदय एक काम कर लीजिए, ये काम ये कर लीजिए कि भारतीयों को नाम मात्र के लिए शामिल करिए। अगर शामिल नहीं करेंगे तो फिर से ये क्रांति करेंगे, विद्रोह करेंगे। तो 1861 में क्या किया गया? इन्हें सिर्फ दिखावे के लिए शामिल किया गया।
मना कर दिया गया। ना तो बजट पर बहस करेंगे, ना कोई प्रश्न पूछेंगे, ना पूरक ना पूरक, कुछ नहीं। सिर्फ चुपचाप आकर क्या करेंगे, आप हमारे विधानसभा में बैठेंगे। भारतीयों को पहली बार प्रतिनिधित्व मिला, भारतीयों को पहली बार प्रतिनिधित्व मिला। जब पूछा जाए भारत को पहली बार प्रतिनिधित्व मिला, तो विधि बनाने में भारतीयों से सहयोग ही लिया गया 1861 में। 1892 एक ऐसा अधिनियम है जहां इनको बजट पर बहस करने का और प्रश्न करने का अधिकार मिला, किंतु पूरक अनुपूरक का अधिकार नहीं। पूरक अनुपूरक का अधिकार नहीं, बस इतना जरूर याद रखना। तो चलो भाई, 58 में क्या करता है, आंसर ये दे रहा है कि भारत परिषद अधिनियम 1892। आपको 1861 याद हो, जब पहली बार भारतीयों से विधि निर्माण में सहयोग सहायता लिया गया, तो इसी समय 3 भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव, 3 लोग आए थे। बनारस के राजा को शामिल किया गया था, पटियाला के महाराजा को शामिल किया गया था, सर दिनकर राव को शामिल किया गया था। याद है? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये है 1862 यानी 1861 के देन, लेकिन बजट पर बहस 1892। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए। नियंत्रक प्रणाली, आप इसे कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसे आप कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। भैया नियंत्रक प्रणाली, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब आया? तो आपको याद होगा ये 1784 में आया था। ब्रिटिश सम्राट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का गठन करता है, जिसमें राज्य सचिव इसकी अध्यक्षता करता था। बी में आ जाइए। किस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई? तो आप कहेंगे चार्टर एक्ट 1773 के द्वारा। तो बी का फर्स्ट हो गया। भले स्थापना हुई है 1774 में, लेकिन अधिनियम कौन था? 1773। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई 1813। कहा गया धर्म का प्रचार प्रसार करिए, शिक्षा साहित्य को प्रोत्साहित करिए, छूट दी गई थी। चलिए, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले कब आया था? आपको भी पता है कि 1833 में आया था। किसने लिखा है 2 1 3 4? जिसने भी 2 1 3 4 लिखा वह बिल्कुल सही है। बी सही है पवन। थैंक यू हेमचंद्रा जी, धन्यवाद। ये क्या सही है? बी सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। चलिए भाई, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 है, जबकि स्थापना हुआ 1774 में। लेकिन वास्तव में किस अधिनियम के कारण हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कारण हुआ। ये कितने सदस्य था? तो ये कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था 4 सदस्य था, एक मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? सर एलिजा इम्फे। सर एलिजा इम्फे। 3 अन्य सदस्य थे। 3 अन्य सदस्य कौन थे? HCL हाइड, दूसरे थे चैम्बर्स, तीसरे थे लिमेस्टर। ये है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और ये है आपके 1774 में जो 4 सदस्यीय कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। ये अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था, इसके विरुद्ध अपील होती थी प्रीवी काउंसिल में। और ये प्रीवी काउंसिल कहाँ था? ये प्रीवी काउंसिल था लंदन में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में यानी संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत को आवंटित संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था?
भैया सबसे पहले संविधान सभा कैबिनेट मिशन पर आधारित था। कैबिनेट मिशन की देन है। संविधान सभा क्या करेगी? संविधान का गठन करेगी। कैबिनेट मिशन ने कहा ऐसे संविधान सभा में जो संविधान सभा के सदस्य होंगे उनका निर्वाचन होगा 389 सदस्यों का, जिसमें कल ही पढ़ाया था 292 ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत के लोग होंगे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के लोग होंगे, 93 देसी रियासत होगी। और आपको याद होगा देसी रियासत ने कहा महोदय कैबिनेट मिशन ने कहा है मैं शामिल हो जाऊं या ना हो मेरी इच्छा है, मैं नहीं आने वाला। तो आगे चलकर क्या हुआ था? 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, जिसमें 208 कांग्रेस को मिला था, 73 मुस्लिम लीग को मिला था, 15 अन्य को मिला था। उन्होंने समर्थन दे दिया था कांग्रेस को, सरकार कांग्रेस ने बनाया था, हम पढ़ चुके थे। इसी में कहा गया था कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक जनप्रतिनिधि का गठन किया जाएगा, एक जनप्रतिनिधि का गठन किया जाएगा। और यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। इसमें कहा गया निर्वाचन हमेशा अप्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। अब आपको मैं याद दिला दूं, मैंने इसी में पूछा था संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या 26, अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33। तो 15, 26, 33 याद रख लेना। और निर्दलीय उम्मीदवार 14 थे, ये याद रख लेना। निर्दलीय उम्मीदवार कितने थे? 14 थे, ये याद रख लेना। मैंने 2-3 अलग अलग क्वेश्चन को आपको इंक्लूड करके पढ़ाया है, ताकि इसमें से जो भी क्वेश्चन बने आप क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, आपको याद होगा हम लोग पढ़ते हैं ना भाग 5 में अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? जब संसद का कोई एक सत्र, संसद का कोई एक सदन सत्र में हो या दोनों सदन सत्र में ना हो, इसका मतलब समझिए, आपको पता है कोई भी विधेयक कानून कब बनेगा? जब दोनों सदन से, किसी एक सदन से नहीं, दोनों सदन से पारित हो, राष्ट्रपति के पास जाए, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तो ये कानून बन जाएगा। एकदम याद कर लीजिएगा। तो जब कोई एक सदन है तो भी कानून नहीं बनेगा, दोनों सदन नहीं है तो जाहिर सी बात है कानून नहीं बनेगा। और ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी कोई अवस्था आ गई है, ऐसी स्थिति बन गई है कि त्वरित कार्यवाही करना है, त्वरित निर्णय लेना है, त्वरित कार्यवाही करना है, तो इस समय राष्ट्रपति जो आदेश देता है वह अध्यादेश होता है। और वह अध्यादेश वही बल, वही कानून रखता है जो दोनों सदन द्वारा पारित, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कोई कानून रखता है। याद रख लेना, राष्ट्रपति किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ सूची के विषय पर और समवर्ती सूची के विषय पर, अर्थात ऐसे विषय पर जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान है। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ऐसा अध्यादेश आरंभ में 6 माह, 6 सप्ताह, इससे ज्यादा नहीं। आरंभ में सबसे पहली अवस्था होती है कि ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह रहता है, आरंभ में 6 सप्ताह के लिए। फिर दूसरा सदन नहीं था या दोनों नहीं थे, जैसे सत्र में आ गए, उन्हें लगा कि ये कानून बनना चाहिए, तो पहली बार में वो 6 माह के लिए इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि ये कानून काम कर जाएगा। जब उन्हें दिखता है कि हाँ कानून काम कर जाएगा तो क्या करते हैं? इसी को मान्यता दे देते, वो कानून बन जाता है। सवाल पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश हो चाहे राज्यपाल का अध्यादेश हो, कितने समय तक रह सकता है? तो पहला ऑप्शन ढूंढिएगा 6 माह, 6 सप्ताह। नहीं दिखता है तो इसी को तो आप 7.5 माह कहते हैं। 7.5 माह तो हुआ ना। तो याद रखना, ये बिल्कुल अध्यादेश जब भी जारी होता है वही अधिकार रखता है जो एक कानून रखता है। जैसे 3 तलाक का मामला था, ये वास्तव में सबसे पहली बार अध्यादेश 1861 में आया था।
लेकिन भारत के संविधान में अध्यादेश लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में अर्थात ब्रिटिश शासन के संदर्भ में 1833 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? क्यों लाया गया था इल्बर्ट बिल, जिसका सबने विरोध किया था? एक बार बताइए। 1833 की घटना याद की जाए तो पहले 1813 याद कर लीजिए। 1813 कहता है कि सरकारी नौकरी अगर करनी है तो क्या किया जाए? पहले शिक्षा साहित्य को प्रोत्साहित किया जाए। आपने पढ़ा होगा 1813 में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया। फिर दूसरा क्या है? आपको याद होगा दूसरा 1833 कहता है कि सरकारी नौकरी देते समय योग्यता देखी जाएगी। गवर्नर जनरल किसी का नाम ले ले, नस्ल, वंश, जाति, रंग ये सब हट जाएगा। जिसकी जैसी योग्यता होगी उसको उसी हिसाब से क्या किया जाएगा? उसको उसी हिसाब से नौकरी दी जाएगी। 1853 कहता है कि प्रशासनिक सेवाएं आरंभ की जाएंगी। ठीक, 1833 पढ़िए। जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकार का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। ठीक है। दूसरा, देश प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना। 1833 से मतलब ही नहीं था, ये तो आरंभ से था। आवश्यक नहीं कि 1833 बनाओ। 1833 दो चीज के लिए जाना जाएगा। एक, सरकारी नौकरी में योग्यता का आधार होगा। दूसरा, कानून निर्मित हो चुका है। उस कानून ने कहा है कि भारत के सभी रूढ़ि प्रथा इन सबको ध्यान में रखकर कानून बने और कानून में सबको एक समान माना जाए। बिल्कुल सही है, यानी ए होगा। प्रशासनिक सेवाएं परीक्षा भारत में करवाना, ताकि ये शुरुआत होगा 1853 जब प्रतियोगी परीक्षा कराना होगा। तो सी का मतलब नहीं है। शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी, ये भी नहीं है। आंसर आप लोग बिल्कुल सही समझे थे, 63 का ए है। थैंक यू सो मच। किस अधिनियम ने भारतवासियों को देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? अभी पढ़ाया था। पहली बार भारतीयों से विधि बनाने के लिए विधि भारतीयों को शामिल किया गया। याद कर लीजिए, पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों को शामिल किया गया। सवाल वही है, घुमा कर पूछा है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 1861 है ना। कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, कहा कि भैया विधि निर्माण होनी है, आप भी क्या करिए, अपने अपने जनप्रतिनिधि भेजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा है लॉजिक, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। 1946, आपको पता है 24 अगस्त 1946, 2 सितंबर 1946 की अगर बात करें, इसी में अंतरिम सरकार बनी थी। जब अंतरिम सरकार बनी थी, माउंटबेटन अध्यक्ष थे, एक में लॉर्ड बेवेल अध्यक्ष थे। ठीक। कार्यकारिणी परिषद, विदेश मामले, सारे मामले कौन देखता था? हमेशा देखते थे जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय उपसभापति पूछा जाए, उपाध्यक्ष पूछा जाए परिषद का, तो कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। अब सी राजगोपालाचारी उस समय क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि खाद्य मंत्री थे। याद आया? कृषि प्लस खाद्य मंत्री थे। और हमेशा उपाध्यक्ष कौन था? विदेश मामले कौन देखता था? जवाहरलाल नेहरू देखते थे। क्लियर है? अब चलिए आगे। संविधान निर्मात्री परिषद की बात की गई है। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? आपको पता होगा कि पहली बार इंग्लैंड में लेबर पार्टी आई है कंजर्वेटिव पार्टी की जगह। इसी लेबर पार्टी ने अपने तरीके से ही भारतवासियों को देखा और कहा कि भैया भारतवासी भी हमारे तरीके से परेशान हैं, इनका शोषण हो रहा है, तो क्यों ना इन्हें भी स्वतंत्र किया जाए, इन्हें भी तो स्वतंत्र होने का अधिकार है। तो उस समय लेबर पार्टी थी जिसमें प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली।
प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। पहली बार कंजर्वेटिव हटी है जिसने भारत को अपनी तरह समझा है, उनके स्थान पर लेबर पार्टी सत्ता में आई है और क्लीमेंट एटली क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। झंडा समिति की पहल थी कि 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज स्वीकार किया गया। लंबाई चौड़ाई का अनुपात किसी को याद है? जिसमें 24 तीलियां हैं, 24 तीलियां है, अशोक चक्र की ललाट है, सारनाथ से लिया गया है। इसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात किसी को याद है? लंबाई चौड़ाई का अनुपात किसी को याद है? इसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:4 या 4:2, 2:3 या 3:2 करके ऑप्शन बनता है, करके ऑप्शन बनता है, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, तो इसलिए उस ऑप्शन को याद रखिएगा और जरूर पढ़िएगा। 3:2 लिखिए, चाहे 2:3 लिखिए, 4 यानी अनुपात उल्टा सीधा आप लिख सकते हैं, ये चलेगा, लेकिन अनुपात जरूर याद हो, रेशियो जरूर याद हो। चलिए भाई, हमने बताया ही था 10 लाख पर एक जनसंख्या, एक प्रतिनिधि की बात की गई है। 3:4, तो 2:3 क्या है पवन? 3:2 क्या है? केसरिया सफेद हरा, आपको पता है कि 3 धारियां हैं, केसरिया है ऊपर, सफेद बीच में, नीचे हरा। भाई केसरिया आपको क्या करता है? शौर्यता दर्शाता है। सफेद शांति का प्रतीक है, हरा आपकी समृद्धि का प्रतीक है। बीच में जो चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, ये न्याय का प्रतीक है, कर्तव्य का प्रतीक है। कहां से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। एकदम याद कर लेना, 3:4 या 4:3 बिल्कुल याद कर लेना। बात समझ में आया? ये था आज का सेशन। ऐसे अब कल जब स्टार्ट होगा, अब कल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने क्या लिया? एक्ट लिया, फिर मैंने समिति उसके अध्यक्ष लिया, फिर मैंने उससे जुड़ी सारी चीजें ली, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, दुनिया सब कुछ लिया। अब धीरे धीरे प्रस्तावना की ओर बढ़ेंगे, भाग 1 भाग 2 नागरिकता की ओर पढ़ेंगे, अर्थात पूरे चैप्टर का रिवीजन कराकर तब आपका तैयारी सुनिश्चित कराएंगे, ताकि आपको लगे कि हाँ, हमने अंतिम समय में बहुत अच्छी तैयारी की है। ठीक है, मिलेंगे कल कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।